नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार ठाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो, किंतु आप इस टॉपिक को जरूर देखना और कई लोगों को दिखाना, क्योंकि जिस टॉपिक का मैं अध्ययन करवाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है अरावली। तो आज हम अरावली के बारे में पढ़ेंगे और आज वर्तमान में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है अरावली। ठीक है। और आप सभी लोग जानते हो अरावली के बारे में। ठीक है, क्या चर्चा का विषय क्यों है अरावली, तो एक बार थोड़ा सा इसका हम अध्ययन करते हैं। आइए, अरावली की बात की जाए दोस्तों, तो अरावली जो है वो भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। भारत के 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। मतलब 3 राज्य हो गए आपके ये, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है। और हमारे अगर राजस्थान में बात की जाए तो याद रखना, इसका विस्तार जो है खेड़ ब्रह्मा से लेकर, ठीक है, आपके झुंझुनू खेतड़ी तक पाया जाता है। टोटल इसकी लंबाई कुछ किताबों में 692 आती है, कुछ में 693 आती है, तो जो भी है तो लगभग 692-93 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 80% भाग इसका राजस्थान में पाया जाता है, लगभग 550 किलोमीटर लंबी। ठीक है। अरावली की अगर बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है, जिसे संतों का शिखर भी कहा है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और अगर बात की जाए तो लगभग मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अरावली है। राजस्थान की तो है ही है। ठीक है। लेकिन विंध्याचल से लेकर हिमालय के बीच का जो भारत है, उसमें सबसे ऊंची चोटी भी अरावली की गुरु शिखर ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अरावली की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हम आज इसकी कुछ महत्ता के बारे में अध्ययन करते हैं। अरावली जो है, अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, ये जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र, ये पूरा जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूरा पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों मरुस्थली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? तो मरुस्थली क्षेत्र है। पूरा का पूरा पश्चिमी क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तो याद रखना, पूरा क्षेत्र कैसा है? मरुस्थल है। अरावली जो है इस मरुस्थली क्षेत्र को पूर्व की ओर बढ़ने में रोकती है, अर्थात एक अवरोधक का कार्य करती है, एक दीवार बन के खड़ी है मरुस्थल के सामने। ठीक है, कि मरुस्थल भारत में ज्यादा से ज्यादा ना फैले। ये जो मरुस्थल फैलने की प्रक्रिया है, इसे रेगिस्तानी मार्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तानी मार्च। ठीक है। आज जिस मरुस्थल को हम पश्चिम में देख रहे हैं, अगर ये अरावली नहीं होती तो ये पूरा राजस्थान, राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है दोस्तों, आज पूरा का पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र होता। इसके अलावा अरावली जो है वो याद रखना, हमारे यहाँ राजस्थान में मानसून को बहुत ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाती है। जैसे हमारे यहाँ मानसून की 2 शाखाएं आती है। एक शाखा आती है आपके अरब सागर से इस तरीके से, और ये शाखाएं, ठीक है, मानसून जो है अरब सागरी मानसून, ये इस तरीके से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए कहाँ चला जाता है? हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ उत्तराखंड। ये जो शाखा है, ये शाखा अरावली के समानांतर चलती है। मतलब मानसून के समानांतर खड़ी है कौन सी? ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके कारण होता क्या है? होता ये कि कहीं ना कहीं समानांतर खड़े होने के बावजूद भी इस मानसून की जो शाखा है, इस मानसून की शाखा को ये धीरे कर देती है। और ये जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहुंचती है तो इसकी गति थोड़ी धीरे हो जाती है, जिसके कारण ये वर्षा करती है यहाँ पे हिमालय से टकराकर। अगर यही अरावली नहीं हुई तो इस मानसून की शाखा जो ये थोड़ा बहुत इसको धीरे करती है, ठीक है, ये आगे जाकर बहुत स्पीड से टकराएगी। इतनी ज्यादा स्पीड से टकराएगी कि आज ही आप लोग कई बार सुनते होंगे कि बदल फट गए, उत्तराखंड में बदल फट गए। जब इस शाखा से इतनी वर्षा वहां होती है, तो जब अरावली नहीं रही
तो आप एक बार अनुमान लगा के सोचो कि कितनी वर्षा होगी। रोज बादल फटेंगे, हालत खराब हो जाएगी, यहां का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो अरावली बहुत मजबूती से खड़ी है, इस कारण से ये स्थिति बनी हुई है आज। और अरावली नहीं हुई तो स्थिति तो और ज्यादा खराब होने के चांस है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है इस तरीके से, और बंगाल की खाड़ी की शाखा के बीच में ये खड़ा है। इसी कारण राजस्थान का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र में भी बहुत अच्छी वर्षा होती है। और अच्छी वर्षा होने के कारण, ठीक है, इस क्षेत्र में कृषि की जा सकती है, और ये क्षेत्र आज कृषि के लिए जाना जाता है। सब किसके कारण? अरावली के कारण। इसके अलावा अरावली की अगर बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना कई वन्य जीवों का बसेरा है यहाँ, वन्य जीवों का बसेरा है। टाइगर प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ, ठीक है, कई पवित्र वन अभ्यारण्य, सारे के सारे इसी अरावली क्षेत्र में है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली, भेड़ियों की जन्म स्थली, ये सभी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अरावली का बहुत महत्व है। अगर ये अरावली हट गई तो ये वन्य जीव सड़कों पे आ जाएंगे, और सड़क पे आने के बाद तो आज कई बार खबरें आती हैं कि पैंथर इसके घर में घुस गया, पैंथर यहां से चला गया, ठीक है, डर का माहौल बना रहता है। फिर हर जगह बना रहेगा ये माहौल। तो वन्य जीवों का बसेरा आप उनसे छीनोगे तो वो आपको छोड़ेंगे? कतई नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा कई जनजातियों का बसेरा है, कई जनजातियों का बसेरा है अरावली में। गरासिया, भील, मीणा, कई जनजातियां आज भी, ठीक है, अरावली के क्षेत्र में ही निवास करती है। अरावली की महत्ता कोई कम महत्ता नहीं है। इसके अलावा अरावली की सबसे मुख्य खास विशेषता यही है कि ये जल विभाजक रेखा का भी कार्य करती है। लूनी नदी अरावली से उद्गम होता है, बनास नदी अरावली से उद्गम होता है, इसके अलावा साबरमती नदी अरावली से उद्गम होता है, पश्चिमी बनास नदी अरावली से उद्गम होता है। राजस्थान में जो जल ग्रहण क्षेत्र है, उस जल ग्रहण क्षेत्र को भी कौन बनाए रखा हुआ है? तो अरावली ने बनाए रखा हुआ है। राजस्थान के भूमिगत जल, इसको भी किसने बनाए रखा हुआ है? अरावली ने बनाए रखा हुआ है। आज जिसे आप झीलों की नगरी कहते हो उदयपुर, किसकी देन है? अरावली की देन है, क्योंकि इसी से तीन नदियां बहकर आती है। ये नहीं तो नदियां नहीं। पूरे क्षेत्र में, ठीक है, जो भी महत्व बना हुआ है आज, वो सिर्फ और सिर्फ अरावली के कारण बना हुआ है। तो अरावली का बहुत महत्व है अपने क्षेत्रों में। इसके अलावा अरावली की अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, अरावली क्षेत्रों में ही कई जगह, ठीक है, ढलानों पे कृषि भी की जाती है। झूमिंग कृषि के नाम से जिन्हें जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी कृषियां भी इसी क्षेत्र में की जाती है। आज सरकार के द्वारा कई योजनाएं निकाली जा रही है। मेरे को ये नहीं पता है कि सरकार अरावली के विषय पर मौन क्यों है। अब सरकार एक योजना चलाती है, एक पेड़ मां के नाम अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान। सरकार एक योजना चलाती है, योजना का नाम है अमृत सरोवर मिशन। इसके अलावा सरकार एक योजना चलाती है आपके अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, अरावली हरित मिशन परियोजना, हरित मिशन परियोजना। ये सारी परियोजनाएं संचालित है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। और आज आप अरावली को हटाने पे तुले हुए, फिर इन परियोजना का क्या मतलब है?
लाखों करोड़ों रुपए इस पे बर्बाद कर दिए गए परियोजना पे, और पूरी की पूरी अरावली को हटाने में तुले हुए आज। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है, कि आप इतना पैसा इन पे लगा देते हो, ठीक है, अन्य जीका जैसे देशों से, जापान देशों से पैसा लेते हो, ठीक है, और वो भी इस पे लगा देते हो कि हम हरा भरा करेंगे पूरे क्षेत्र को, ठीक है। ऐसा हरा भरा करोगे, हालत खराब करके रख रखी है। अमृत सरोवर मिशन के भाई हर जगह जो है सरोवर बनाए जाएंगे। अरे भाई सरोवर तुमने बना दिया, अरावली हटा दी, ठीक है, तो वर्षा कहां से होगी? कौन सा सरोवर बनेगा? आप एक बार सोच के देखो। एक पेड़ माँ के नाम, तुमने पेड़ लगा दिए, ठीक है, वर्षा ही नहीं होगी, पेड़ तो सूखेंगे। आप चला रहे हो एक पेड़ माँ के नाम अभियान, माँ को तो हटा रहे हो तुम सबकी। इसी अरावली का बेटा है हिमालय, वो छोड़ेगा नहीं, वो वहां से ठंडी हवाएं फेंकेगा, और जिस मरुस्थल की आज आप बात कर रहे हो ये कोल्ड डेजर्ट बन जाएगा। इसी अरावली का बेटा है मानसून, अगर वो रूठ गया तो जो ये आंखों से आंसू निकलते हैं ना, ये भी रूठ जाएंगे, बचेगा नहीं शरीर में पानी पीने को। तो अरावली की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है। ना जाने क्यों मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे कैसे दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान का बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है, और सारे पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे यहाँ पे, मुझे जहां तक अंदाजे में आ रहा है। और इसकी रिपोर्ट किसके द्वारा सौंपी गई? इसकी रिपोर्ट, ठीक है, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सौंपी गई। जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। यहां भी बैठते होंगे अधिकारी, बैठते होंगे, पढ़ लिख के गए होंगे मेरे हिसाब से। फिर ऐसी रिपोर्ट सौंपी कैसे जा सकती है और इस पे डिसीजन कैसे दिया जा सकता है, ऐसा भगवान जाने। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, कि डिसीजन बिल्कुल गलत डिसीजन है। न्यायालय को और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है। और नहीं तो बात ऐसी है कि हम तो वीरों की उस धरती से हैं जहां एक पेड़ काटने पर 363 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। ये तो अरावली की बात है, इसके लिए तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ये समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा डिसीजन कैसे दिया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।